नॉलेज की एक बुनियाद है, कोई ना कोई उसका बेस है। भारत को अगर लेते हैं तो आप जरा मंदिरों को, गुरुद्वारों को, मस्जिदों को देखिए किस प्रकार से बनाया गया है। दक्षिण भारत जरा जाइए तो देखिए मंदिर पर इतने भारी भरकम गुंबद कैसे चढ़ाए गए होंगे। आप लखनऊ जाइए तो वहां एक बाड़ा है, उसमें दीवारें बोलती हैं। आप कहीं पर कोई खड़ा हो जाए, कान में कुछ किसी कोने में कहिए और वह आवाज आखिर तक पहुंच जाती है। आखिर क्या टेक्नोलॉजी रही होगी। आप उड़ीसा की ओर चले जाइए, कोणार्क मंदिर किस प्रकार से बना, कितनी दूरी तक, कैसे वो इतनी ऊपर वह चढ़ाया गया होगा। वो पहिए वाली जिससे चढ़ाया गया होगा वो कहां से आया होगा। आप कुतुब मीनार के पास चले जाइए, वहां एक स्तंभ बना हुआ है, आज तक उस पर जंग नहीं लगा। आखिर वो क्या टेक्नोलॉजी रही होगी। आप संगीत शास्त्र की ओर चले जाइए, अंदाजा लगाइए, संगीत रत्नाकर एक ग्रंथ है जिसमें रागों की चर्चा की गई है। सुबह का गीत कैसे गाया जाए, शाम का गीत कैसे गाया जाए। और मजेदार तो बात बनती है जब नाटक लिखे जाते हैं, राजा का मूड क्या है, उसका चित्त कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, गीत भी उसी प्रकार से गाया जाता है। एक स्वप्नवासव दत्तम एक नाटक है, एक कादंबरी, एक उपन्यास है। जरा उन्हें पढ़कर देखिए किस प्रकार की शब्दावली का ही प्रयोग नहीं किया गया, किस तरह से राजा को प्रसन्न करने के लिए चापलूसी की जाती है, इसकी भी चर्चा की गई है। ज्योतिष शास्त्र उठाकर देखिए, ज्योतिष शास्त्र केवल भविष्य बताने का शास्त्र नहीं है। तारों की गणना कैसे की गई है और आज वो सत्य निकल रहे हैं। पृथ्वी गोल है, यह आज का सिद्धांत नहीं है। और मैं कहा करता हूं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये जो आकर्षण का, चुंबक का स्थान जिसे कहा गया कि न्यूटन ने दिया है, अरे भैया न्यूटन से पहले भी सेब पृथ्वी पर ही गिरा करता था, आकाश में नहीं जाता था। उसके बाद नहीं कि वो जब आया उसके बाद किया हुआ है। किसी को तो हम सच कह देते हैं और उसके बाद नए नए संदर्भों में रिसर्च कह देते हैं। कुछ बातें मैंने आपसे इस विषय में भी की थी। भाषा की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, जितना कार्य भाषा के संदर्भ में भारत में हुआ है, शायद ही दुनिया के किसी भी कोने में हुआ होगा। अभी भाषा विज्ञान के अंतर्गत इन लिंग्विस्टिक्स एक बहुत प्रसिद्ध भाषाविद हैं आजकल के जमाने के, अब तो काफी बड़े हुए हैं, नाम सुना होगा, नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की, उनकी पुस्तक का नाम क्या है जिससे वे प्रसिद्ध हुए? सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर। और आप सोच सकते हैं सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर नाम कैसे रख दिया उन्होंने? एक भर्तृहरि दार्शनिक हुए हैं जो भाषा दार्शनिक है, जिस फिलॉसफी के रूप में, फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज, उनकी पुस्तक का नाम है वाक्यपदीयम। वही सिंटैक्टिक है, वाक्यपदीयम, जिसने कहा कि दुनिया में कोई ऐसी संकल्पना नहीं है, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो भाषा के बिना कहीं दूर जा सके। एक और मजेदार बात चॉम्स्की ने की, उनके व्याकरण का नाम क्या है? जनरेटिव ग्रामर। जनरेटिव ग्रामर, प्रजनक व्याकरण। अब ये जनरेटिव शब्द कैसे आया? यानी एक बात, जैसे आजकल कंप्यूटर करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, आप कंप्यूटर में फीड कर दीजिए और परिणाम आपको प्राप्त होते जाएंगे। ये पाणिनि का व्याकरण जो लगभग 2000 सूत्रों में लिखा गया है,
जनरेटिव ग्रामर है, अष्टाध्यायी। 8 अध्यायों के रूप में, हर अध्याय में 4 पाद हैं। धातुओं को देखिए, आज भी शब्दों के अगर अर्थ निकालने हैं, एक छोटा सा उदाहरण अंग्रेजी का लूंगा, हिंदी और संस्कृत के तो बहुत से उदाहरण हैं। अंग्रेजी में ई जो है, ई या एक्स, वो क्या है? ई और ई एक्स, तो आपको आश्चर्य होगा, मैं एटिमोलॉजी समझा रहा हूं क्या सब है। प्रायः जहां जहां ई और एक्स आया है, इसका अर्थ है भीतर से बाहर निकालना। एक्सप्रेशन जो भीतर था उसे बाहर निकालिए। एग्जिट, बाहर जाइए। इवैल्यूएशन, जो आपके मन में विचार हैं बाहर लाइए, उसको वैल्यू करेंगे। एजुकेशन, ई ड्यू को, जो भीतर है उसे बाहर लाइए। ये एटिमोलॉजी कहलाती है। आप हर शब्द का अर्थ निकालने के लिए ग्रीक और लैटिन को अपना आधार बनाते हैं कि उसमें क्या अर्थ दिया गया था। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में, अच्छी डिक्शनरी में जो एक बृहद रूप में है, उस शब्दों का अर्थ कैसे निकाला करते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, यह बात भारत में वेदों के बाद ही प्रारंभ हो गई थी, और उस ग्रंथ का नाम था निरुक्तम। निरुक्त का अर्थ यही है, शब्द के बीच में कौन सा भाव छिपा हुआ है उसे खोलिए। उसमें धातु क्या है, यानी मूल क्या है, उसमें प्रीफिक्स क्या है, उपसर्ग क्या है, बीच में कहां उसका अंतराल पड़ जाता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, आपने बचपन में बहुत किया होगा, ऐसे 8वीं तक हिंदी पढ़ी होगी, उसी की मिलता जुलता एक उदाहरण लेता हूं। आपकी वर्णमाला जो है अंग्रेजी की, उसमें कुछ सेमी वावल्स हैं, वो क्या हैं? एक बड़ा प्रसिद्ध सेमी वावल है य। आप सोच सकते हैं सेमी वावल क्यों कहा गया? सेमी वावल का अर्थ क्या है? सेमी वावल का अर्थ क्या है? सेमी का अर्थ होता है आधा, वावल का अर्थ है स्वर, यानी जो पूरा वावल नहीं है, आधा स्वर है और आधा व्यंजन है। उसमें स्वर के भी गुण हैं और उसमें व्यंजन के भी गुण हैं। अब देखिए, आते हैं ये कैसे बनता है। आपने बचपन में एक उदाहरण देते थे, यद्यपि की संधि विच्छेद क्या है? यदि प्लस अपि। यदि में आखिरी वर्ण क्या है? ई। बाद में अपि का पहला वर्ण क्या है? अ। तो ई और अ में संधि हुई, ई और अ मिलकर क्या बना? य। और यह व्यंजन कहलाता है। ई क्या है? स्वर। अ क्या है? स्वर। यानी 2 स्वर मिले हैं और व्यंजन बन गए। इसलिए हिंदी में संस्कृत का अंतस था, जो बीच में रुका हुआ है, ना जो पूरा स्वर है ना जो पूरा व्यंजन है, उसमें स्वर के भी गुण है और उसमें व्यंजन के भी गुण है, वही कहलाता है सेमी वावल। ये इल्लीगल क्या है? ये इल्लीगल कैसे बना? तो ये इल्लीगल है, इनलीगल। इनलीगल, इन प्रीफिक्स है, उपसर्ग, और लीगल शब्द है। न के बाद ल आ रहा है। फिर आपने बचपन में एक संधि पढ़ी होगी, उत्लेख। क्या बनता है? उल्लेख। क्यों? त के बाद क्या आ रहा है? ल। और नियम सिखाया गया था, तवर्ग के बाद अगर ल आता है तो तवर्ग को भी ल बन जाता है। इन तवर्ग। बाद में क्या आया? ल। तो मिल गया क्या? इल्लीगल। अब जरा उच्चारण देखिए, गोइंग अप। बोल्ड होता तो मैं लिखता यहां, गोइंग अप, एन है इसके बीच में। पेंट, इसके बीच में भी एन है। पंत, इसमें भी एन है।
पंच, इसमें भी एन है, लेकिन उच्चारण देखिए जरा, गोइंग, गोइंग, उच्चारण क्या दिखाई दे रहा है? न का। कारण बाद में क्या है? ग, क ख ग घ न। पंच, इसमें भी एन है, उच्चारण देखिए, पंच, क्योंकि जीभ च पर जाएगी और चवर्ग में पांचों वर्ण है, च छ ज झ य, तो यह बना पंच। पेट में एन है, उच्चारण देखिए, ण, कारण बाद में ट है, PAINT, यानी लेखन में ये एन है, इसलिए मैं कहता हूं। और इंपॉर्टेंट, जैसे प बीच में आया, प बाद में आया तो म बन गया इंपॉर्टेंट। पूरी डिक्शनरी में कुछ अपवाद छोड़ दिए तो पवर्ग से पहले आपको एन नहीं दिखाई देगा, एम दिखाई देगा, क्योंकि दोनों ओठ मिलेंगे ही मिलेंगे। कितना जबरदस्त उस समय वर्गीकरण किया गया। मैं केवल एक उदाहरण भाषा के किसी खास कारण से दे रहा हूं। स्वरों को अलग किया गया, व्यंजनों को अलग किया गया। 5 मूल स्वर बता दिए, अ, आ, फिर उसका दीर्घ हो गया, लेकिन अ, ई, उ, री, री। क्या हो सकता है स्वर और व्यंजनों में भेद? जब आप स्वर बोलते हैं तो सीधी आवाज निकलती है, बीच में रुकावट नहीं आती है। आप 5 स्वर इकट्ठे बोल सकते हैं और मुख की आकृति चाहिए केवल, लेकिन व्यंजन बोल तो रुकना पड़ेगा, क ख ग घ। इसलिए उसकी परिभाषा की स्वयं राजती, स्वयं ही शोभायमान है। एक बार मुख खोलिए, सारे इकट्ठे बोल जाइए। इतना माइन्यूटली उन्होंने किया और इसके नियम दे दिए। अगो विसर्जनिया नाम कंठः, इचु यशा नाम तालो, ऋतु लसा नाम दंतः, ओ उपधा मानिया नाम ओष्ठौ। ये सूत्र भी दे दिए किस वर्ण का उच्चारण कहां से होगा। ये शिक्षा ग्रंथ कह रहा है। प्राचीन भारत में शिक्षा का अर्थ था उच्चारण की प्रक्रिया, भाषा। शिक्षा का अर्थ आज हम जिस अर्थ में लेते वो नहीं था, भाषा था। और उनका मानना था, एक श्लोक है, श्लोक का अर्थ है बच्चे को 5 वर्ष तक घर में रखो, संप्राप्ते पंचमे वर्षे प्रसुप्ते जनार्दन, कि 5 वर्ष तक बच्चे को घर में रखो, माता पिता के बीच में रखो, भाई बहनों के बीच में रखो, पड़ोसियों के बीच में रखो। क्यों? ताकि वो भाषा को प्राप्त कर ले, और जब भाषा को प्राप्त कर लेगा, गुरु संसदम प्रेषित, फिर उसे गुरु के पास भेजो, क्योंकि भाषा ही नहीं होगी तो बच्चा समझेगा कहां से। इसलिए शिक्षा नीति का पहली स्टेज क्या है? इस शिक्षा नीति की पहली स्टेज क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी, अर्थात अक्षर ज्ञान, न्यूमरेसी, गणित, यानी बच्चे का भाषा बन जाए और बच्चे की तार्किक शक्ति। गणित का मतलब गिनती नहीं है, उसका तर्क शक्ति, लॉजिकल थिंकिंग, वो उसको देती है। इसलिए शिक्षा नीति ने कहा पहले 5 वर्ष तक बच्चे की भाषा और न्यूमरेसी यानी तर्क शक्ति का विकास कीजिए, तब उसके बाद अगर वो स्कूल जाएगा तो भाषा को समझ चुका है तो वह अपने व्याख्यानों को भी समझ पाएगा। अभी आज का ही उदाहरण लेते हैं। बहन ने कहा, क्या नाम है बेटा आपका? श्री विद्या। क्या नाम है? बढ़िया सा। देखिए श्री विद्या, ये क्या होती है? श्री विद्या, श्री क्या होता है? लक्ष्मी जी। और विद्या क्या होती है? सरस्वती। विद्या के कई अर्थ हैं। ज्ञान, उसका एक विद, जानना। इसका मतलब है अच्छी तरह से जान लो, ज्ञान को अपनी लक्ष्मी बना लो, वही उसका आधार है। श्री विद्या ने एक बात कही कि आप थोड़ा सा अंग्रेजी बोल दीजिए। इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ है सच है, मैं बोलूं समझ नहीं आए तो भाषा उसका आधार होना चाहिए। ये सारी बात मैंने किसी खास कारण से कही है और भाषा पर अधिक बल दीजिए, उसके पीछे प्रमुख कारण है।
आपने एक अध्यापक के रूप में बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए होंगे। मैं कुछ अनुभव आपके सामने रख रहा हूं और बताइएगा उसका क्या, सोचिएगा क्या अर्थ उसका हो सकता है। एक बच्चा, विद्यार्थी कहूंगा, बच्चा, सारे बच्चे तो मुझे तो आप ही सब बच्चे लगते हैं। मैं भी कहीं गया तो उनको वहाँ सारे बड़े बड़े थे, सब टीचर्स थे, रिटायर। और मैंने कहा भैया मैं अगर बेटा और बच्चा कहूँ, कहते सर हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैंने भी सुनते ही हूँ, विद्यालय के अध्यापक थे, तो आपको भी बच्चा ही मानकर चलना। आदत तो ये थी बेटा कहने की, पिताजी को भी कह जाता था स्कूल में पढ़ाते हुए, क्या करें तो मुस्कुरा देते। एक बच्चा, एक विद्यार्थी बीएड का सर पकड़ कर बैठा हुआ है। मैं समझ गया इसको समझ नहीं आ रहा है, और मैं जानता हूं इसे आता है। पूछा क्या हुआ? चुप। मैंने कहा प्रश्न समझ आया? कहते नहीं। मैंने प्रश्न समझा था, कहता उत्तर लिख लूंगा, उत्तर लिख लूंगा। मैं कैसे कहूं बच्चे को समझ नहीं है। एक और बच्ची जिस कॉलोनी की मैंने बात की थी, वो तो 48 में रहती है, मेरा 44 नंबर है और सामने 43 नंबर है, 43, 44B, 43B। वो भी एक बालिका आती है, अंकल जरा ये प्रश्न का उत्तर लिखवा दोगे? मैंने कहा क्यों उत्तर लिखना? मुझे प्रश्न ही समझ नहीं आ रहा। मैंने प्रश्न समझा दिया, कहती है उत्तर में लिख लूंगी। हम सबकी बहुत बड़ी समस्या रहती है कि हम प्रश्न ही नहीं समझ पाते हैं। What is asked we don't understand because words have so many meanings, but meaning is always given by the context. पत्रकार पत्ता भी हो सकता है, पत्रकार चिट्ठी भी हो सकता है। वृक्ष से पत्र गिरता है, अर्थ क्या होगा? वह अपने मित्र को पत्र लिखता है, अर्थ क्या होगा? अर्थ कैसे निकाले जाते हैं? एक बड़ा मजेदार ग्रंथ है, चरक संहिता, नाम सुना होगा आयुर्वेद का। उसमें 8वें अध्याय में विमान स्थानक में 36 उपाय बताए गए हैं कि अर्थ कैसे निकाले जाते हैं। 36 methods are given. How do we have or how can we get the import within a word? सोशो संहिता में भी है, अर्थशास्त्र में भी है, पाणिनि ने भी उसका प्रयोग किया है। हर ग्रंथ की वो कहानी है। अर्थ निकालने की आपको भी अपने बचपन में याद आया होगा, या कई बार अचानक कोई बच्चा कहता है मैडम इसका अर्थ बता दो, और आपको नहीं पता, आप कहते पूरा वाक्य पढ़ दो, और फिर आप बता देते हैं। यानी वाक्य बता देता है कि इसका अर्थ क्या होना चाहिए। एक और बात कहता है, चलो कहता है एकम शास्त्रम अधीयानो, कि जिस चिकित्सक ने केवल एक ही शास्त्र का अध्ययन किया है वो अच्छा चिकित्सक नहीं है, क्योंकि चिकित्सा करने के लिए सारे ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। यानी पूरा उसको एक बहुत बड़े नॉलेज, उसका बहुत ज्ञान जो है विस्तृत होना चाहिए। सच भी तो है, साइकोलॉजी उसे चाहिए, बिना उसके कैसे दवाई देगा। होम्योपैथी के पास जाओ तो वो सारा पूछेगा, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। को जी डॉक्टर साहब, एक पत्रिका चलती थी हिंदुस्तान वीकली, हिंदुस्तान की पत्रिका इलस्ट्रेटेड वीकली, उसमें एक बार एक बिंदु आया, गुड डॉक्टर बैड डॉक्टर, गुड डॉक्टर बैड डॉक्टर। तो पहले बैड डॉक्टर की बात करते हैं। डॉक्टर साहब तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ले जाओ एक गोली अब खा लेना, एक गोली 4 घंटे के बाद, तीसरी गोली फिर 4 घंटे के बाद।
गुड डॉक्टर। सर में दर्द हो रहा है, जरा आंखें खोलो। अच्छा अच्छा, ये बात है। नींद पूरी आ रही है? नहीं डॉक्टर साहब। कहीं बीपी तो नहीं है? नहीं। तुम्हारा भोजन क्या क्या है? डॉक्टर साहब ये खाता हूँ। खाने के बाद क्या वो चक्कर से कुछ आते हैं? ये क्यों कहा होगा गुड डॉक्टर बैड डॉक्टर? गुड डॉक्टर क्या है? वो जब इंक्वायरी करेगा तो क्या है? ऑब्जर्वेशन, डायग्नोसिस, प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिस। मेरी माता जी को नहीं देखा था, वो मुझे जो प्रश्न बताता था ये पता करके आना, मैं अगली बार कर बताता था, और उसके बाद माता जी पूरी स्वस्थ रहती थी, क्योंकि हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो इतिहास भी चाहिए। इसने कहा मल्टी डिसिप्लिनरी। आपकी शिक्षा नीति में कहा गया यूनिवर्सिटी शुड बी मल्टी डिसिप्लिनरी। व्हाई? इफ वी वांट टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस, डोंट वी नीड हिस्ट्री? डोंट वी नीड साइंस? डोंट वी नीड ज्योग्राफी? डोंट वी नीड लैंग्वेज? All subjects are needed. Only the point is, where do we want to stress? हम कहां बल देना चाहते हैं? प्राचीन भारत में इसकी भी चर्चा की है, जिसमें मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने रखे हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्योंकि और भी आगे बढ़ना है, तो मित्रों ये बातें मैंने सारी आपके सामने रखी, जिसका एक अर्थ सीधा निकलता है कि भारत में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे लोगों तक पहुंचाई नहीं गई है। और उसका मुख्य कारण है, अभी जब पहली बात प्रथम सत्र समाप्त हुआ तो आपका नाम शुभ्रता जी आई। सर मुझे हिंदी या संस्कृत पढ़ाने हैं, कहाँ पढ़ सकती हूँ? यही कहा था ना? इसका अर्थ है चीजें तो हैं, लेकिन भाषा ना होने के कारण हम पढ़ नहीं पाए। आपको आश्चर्य होगा, इस शिक्षा नीति ने एक वाक्य का प्रयोग किया है। वो वाक्य है लैंग्वेज इज पावर। जिसने शिक्षा नीति का अध्ययन किया होगा, दे आर यूजिंग द वर्ड द फ्रेज लैंग्वेज इज पावर। भाषा शक्ति है। आप अपने मन की बातों को नहीं कह पाएंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा। और किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है? बात वही होती है, कोई इतना अच्छा प्रयोग करता है, कहते वो बहुत अच्छा लगा, और कहीं दूसरा ऐसा प्रयोग करता है। एक उदाहरण ध्यान आ रहा है, देख लेता हूं। हमारे एक छात्र हैं चेतन सिंह, द्वारका में काम करते थे, लेकिन बीएड, एमएड, एमफिल, पीएचडी हमारे यहाँ से किया। बहुत ही सीधा साधा बच्चा, लेकिन उसे यह नहीं पता कि भाषा का प्रयोग कैसे होता है। बहुत ही सीधा, पंजाबी के गौ पुत्र है, गौ पुत्र है, यानी गाय की तरह है, कोई सींग भी नहीं मारता। अब एक दिन देखा तो उसका विवाह हो गया। फिर मैंने देखा कि वो जो है छोले भटूरे खा रहा है, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहा, वार्डन था तो रहता था। मैंने कहा चेतन तुम क्या? सर मैं बस ऐसी भूख लगाई, तो मैंने कहा घर तुम नहीं गए? तुम्हारा घर तो पास है। चुप। क्या हुआ? तो उसकी पत्नी का नाम भारती था, वो भी बीएड वाली थी, लेकिन दोनों सेम बैच के नहीं थे, लेकिन विवाह तो दोनों में हो गया। कहता है भारती छोड़कर चली गई। क्यों छोड़कर चली गई? सर ऐसी है, क्या बताऊं मैं? मैंने कहा फिर भी बता दो। क्या बताओ, यही बताओ। सर वो जरा शादी के बाद ना उसका जरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया, वेट बढ़ गया, उसकी घड़ी का स्टेप जो है छोटा पड़ गया। वहां एक यूनिवर्सिटी के पास तिमारपुर एक स्थान है, छोटी सी मार्केट थी, उसमें ले गया। तो कई घड़ी वालों को देखा स्टेप नहीं आया,
उसने कहा कहाँ लेकर आ गया, तो कुछ टैब नहीं मिलता, 4-5 दुकानें देख ली। वो कहता है भारती असल में क्या है, ये औरतों के लिए बनाते हैं ना, भैंस के लिए नहीं बनाते। अभी शब्द का प्रयोग कैसा था? हाँ उसको चोरी बाहर खा रहे सही किया सर, उसने चली गई तो। चलिए अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन एक शब्द के प्रयोग में धीरे धीरे सेपरेशन करा दिया। लीगल सेपरेशन इस तरह, ये भाषा है। ये अचानक नहीं कहा था कि शब्द, एक एक शब्द कितने गहरे दिल पर घाव छोड़ देता है। बहुत बड़ी बड़ी घाव दिए जा सकते हैं, लेकिन शब्द का जो घाव है ना, शब्द का प्रयोग जो है ना, ऐसे आपके भी कई अनुभव होंगे, मेरे भी हैं, लेकिन अब उस पर हम नहीं जाते। और कई बार शब्दों की शक्ति अलग प्रकार से भी होगी। अब एक बार मैं एक स्कूल है दिल्ली में टीचिंग प्रैक्टिस के लिए गया। अब हर एक संस्कृति होती है, एक कल्चर होता है, उसमें शब्दों का प्रयोग अलग प्रकार से होता है। तो बुलबुली खाना एक स्थान है, वहाँ हमारे विद्यार्थी पढ़ा रही थी 11वीं की, और वो उर्दू जबान की, मतलब उसमें उसका सब्जेक्ट की, उसका विषय ही, उसका मजमून ही उर्दू था। अब एक उसमें क्या कहते हैं उसे, शायरी के साथ होते हैं ना वो नज्म, भाषा में ठीक है, नज्म, एक नज्म थी, आप सबने सुनी हुआ है, चलो एक बार फिर से अब अजनबी हो जाए, और इसी तरह से कुछ इश्क की बातें, कुछ उसकी। और वो शबनम नाम की लड़की बड़ी शर्माती थी इन चीजों से। वो जो हमारी स्टूडेंट थी वो खूब बल देती थी, कहती मैडम समझ आ गया ना, आगे चलो। नहीं अभी मैं और समझाऊंगी ना, मैडम नहीं समझाना हो। देखिए ये घर की एक मर्यादा है। इस शब्द को है साइंस टैलेंट की परीक्षा हो रही थी, साक्षात्कार, और आप जानते हैं उसमें बहुत से बच्चे आ जाते हैं। दिल्ली के बहुत बड़े बड़े और बाकी शहरों के भी बच्चों को बुलाया गया। एनसीईआरटी में साक्षात्कार हो रहा था। प्रश्न पूछे गए, निजी वाले के विद्यार्थी आए, उन्होंने प्रश्नों के पूछे, उत्तर बहुत अच्छे दिए गए। उसने निजी विद्यालयों के 100 कार्ड पब्लिक स्कूल के, मैं 100 कार्ड नहीं, पब्लिक के होते नहीं, पहले कह चुका हूँ, पब्लिक स्कूल के उन बच्चों ने बहुत से अच्छे उत्तर दिए। टीचर्स, प्रिंसिपल, द एग्जामिनर्स एप्रिशिएटेड इट। फिर कुछ ऐसा भी है कि कुछ ग्रामीण बच्चों को भी अवसर दिया जाता है। दे आल्सो केम, क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन इंग्लिश, चिल्ड्रन कुड नॉट आंसर। स्वाभाविक है, इट इज बट नेचुरल। एग्जामिनर को गुस्सा आया, उसने कुछ अपशब्द कह दिए उसके जाने के बाद साइंस स्टूडेंट के लिए। वहां एक बहुत सेंसिटिव व्यक्ति बैठे हुए थे। ही वाज अर्लियर टीचर ऑफ फिजिक्स इन मॉडर्न स्कूल दिल्ली, देन ही वेंट टू नवयुग स्कूल, देन ही बिकेम प्रिंसिपल ऑफ CRPF स्कूल प्रशांत विहार, श्री सूर्य प्रकाश जी, बहुत ही संवेदनशील है। वो भी बैठे थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने घंटी बजाई। सर पूछा क्या हुआ, कहते थे बुलाया, पीएन आया, इन सब बच्चों को रोक लो, इन सब बच्चों को रोक लो। उसने कहा अब प्रश्न मैं करूंगा, आप देखना किसका उत्तर ठीक है या नहीं। बुलाया गया बच्चों, पहले वही पब्लिक स्कूल के बच्चे आए, पूछा उसने, कोई बोल भाई, पाला पड़ रहा है, खेतों में पानी देगा कि ना देगा। कहता व्हाट इज पाला? पाला
ओल्ड, और जिसमें थोड़ी ड्यू भी आ जाती है। बोल भाई, पाला पड़ रहा है, खेतों में पानी देगा कि ना देगा? कहता जी व्हाट इज पाला? उसने समझा, नो नो इट इज टू कोल्ड, वी विल नॉट वाटर। ओके गो अवे। गांव का बच्चा आया, बोल भाई पाला पड़ रहा है, खेतों में जरूर देंगे, क्यों देंगे? उसने सारा समझा दिया। इसने पूछा कौन इंटेलिजेंट है? हु नोज द सब्जेक्ट? भाषा इतना बड़ा तत्व है, इतना बड़ा माध्यम है, हम बच्चों से उनकी भाषा नहीं सुन रहे, हम बच्चों से पूछ नहीं रहे। मैं कैसे कहूं, बच्चा नहीं जानता है अध्यापकों को इस कॉलोनियल भाषा से कहीं मुक्त होना होगा। I used to say, अरे शहर का बच्चा विज्ञान पढ़ता है, गांव का बच्चा विज्ञान जीता है। अरे गांवों की पगडंडियों को पगडंडियां मत समझो, गांवों की पगडंडियों को ज्योमेट्री समझो। उनके अपने तरीके, दुकानों पर बाट कैसे चलती है इसे समझने की कोशिश करो। परसों में तमिलनाडु में था, अभी तमिलनाडु की नाम से पहचान लिया तो श्रीविद्या। अब तो वहां कम हो गया, पहले भी जाया करता था, अब तो कम हो गया, लेकिन फिर भी प्रायः हर घर के बाहर सफेद सफेद सुबह क्या बनाया जाता है? और किस चीज की बनाई जाती है ये? और क्यों बनाई जाती है? Birds can eat, चींटियां भी, ants। यह है संस्कृति, यह है कल्चर। इसे पुरानापन नहीं कहा जा सकता, इसे पुराणपंथी नहीं कहा जा सकता है। हम कारण नहीं जान पाए हैं तो उस विद्या के पीछे, आपका नाम ले लिया, उस विद्या के पीछे वैज्ञानिकता नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। पानी क्यों दिया जाता है, बाहर क्यों रखा जाता है? आपको आश्चर्य होगा, पूरी प्रकृति एक दूसरे के साथ सामंजस्य के साथ, समन्वय के साथ है, इंटीग्रेटेड है। जब सुबह वहां पुष्पों की वेणियां बिकती हैं और लगाई जाती हैं, उसका अपना एक अलग अर्थ है। केवल अर्थ इस दृष्टि से नहीं है कि उससे सुगंधी आ रही है, यह आर्थिकता भी है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन भी है। केले के पत्तों में भोजन जब परोसा जाता है, शुद्धता तो हो सकती है, लेकिन क्योंकि वहां केले के वृक्ष बहुत हैं, तो केलों के पत्तों के द्वारा एक बहुत बड़े वर्ग का यह आर्थिकता भी है। लेकिन ये सारी चीजें संस्कृत में लिखी हुई प्राप्त हुई या तमिल भाषा में, तिरुवल्लुवर पढ़ी ना जरा, अभी तमिलनाडु से जुड़ी हैं, तभी ऐसा हिला से कितने सूक्ष्मता के साथ वहां तिरुवल्लुवर के छंदों में, पद्यों में जीवन की व्याख्या की गई है। यहां तक कह देते हैं, जिस माता पिता ने अपने बच्चे को पढ़ाया नहीं है, वह तो एक प्रकार से नर्क जाने के योग्य है। कब कहा? जब तिरुवल्लुवर लिखा गया। और आज शिक्षा नीति ने कहा, भारत के संविधान के अनुसार आर्टिकल 51G, जो आर्टिकल
पहले तो फंडामेंटल राइट्स में ड्यूटीज में था, अब आर्टिकल 45 बना दिया गया है। माता पिता का यह कर्तव्य है कि पूर्व विद्यालय शिक्षा भी बच्चों को दे। ये आज हमारा संविधान लिख रहा है और इसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति चैप्टर 2 में ECCE के नाम से ला रही है और तिरुवल्लुवर जी ग्रंथ में ये उस समय लिख दिया गया था। ये हमारा दायित्व भी है, अब हमारा यह कानून है। इन सभी तत्वों के पीछे एक वैज्ञानिकता छिपी हुई है, एक साइंटिफिक एटीट्यूड छिपा हुआ है। ये अचानक नहीं है। इस सुबह सूर्य को पानी देना उसका एक तरीका है कि सुबह जब आप ऊपर ले जाते हो फिर सूर्य को देखते हो तो उससे जो किरणें निकल कर आती हैं वो आपकी ज्योति के साथ संबद्ध है। वो कितना वैज्ञानिक है। इन सब के पीछे कुछ तत्व निहित हैं। हर समाज की अपनी एक संस्कृति होती है, हर समाज का अपना एक कल्चर होता है। उस तत्व के पीछे और कल्चर के पीछे बहुत अनुभव छिपे होते हैं। एक संस्कृत में श्लोक है, वो आपने पढ़ा होगा, मैं केवल एक उदाहरण ले रहा हूं। वो है नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। अर्थात नमन्ति फलिनो वृक्षः, फल वाले वृक्ष झुका करते हैं। नमन्ति गुणिनो जनः, गुण वाले लोग झुका करते हैं। मैं पूछता हूं, ये नैतिकता है या युगों युगों के ऑब्जर्वेशन का, निरीक्षण का परिणाम है? देखा होगा वृक्ष पर जब जब फल लगे हैं वो झुका है, इसलिए नमन्ति फलिनो वृक्षः। ये केवल एक साहित्यिक वाक्य नहीं, ये वैज्ञानिक सूत्र है। साथियों, न जाने ऐसी कितनी बातें। जब ऋग्वेद कहता है भूमि ही माता पुत्रो हम पृथिव्या, अभी 3-4 दिन पहले 5 दिन हुए हैं, हमारे एक छात्र हैं, उनका विवाह था। उन्होंने फोन किया, सर आपको आना जरूर है। भैया मैंने कहा मैं तो चेन्नई जाना है, लेकिन ठीक है वहीं से चला जाऊंगा, जाता हूँ। अब मुझे विवाहों पर जाने का बहुत अधिक अभ्यास नहीं था, लेकिन वो दिन की शादी थी, पास ही बैठा हुआ था। वो जो 7 वचन दिलवाए, अगर उसका अनुपालन कर लिया जाए ना, ये तलाक बंद हो जाएगी। बंद हो जाएंगे। हमने प्रेम की कसौटियों को दहेजों पर तोड़ना शुरू कर दिया। कहां लिखा है दहेज की प्रथा का स्वाब? और ये सारी बातें जिन भाषाओं में लिखी हैं, आप जरा अरबी और अरबी को पढ़कर देखिए। उसमें जो चीजें कही गई हैं अद्भुत हैं। अरबी को देखिए, आप लैटिन देख लीजिए, ग्रीक में देख लीजिए, संस्कृत देख लीजिए, आपको पढ़ने के बाद लगेगा कितने एडवांस लेवल के लोग थे, कितने उच्च स्तर के लोग थे जिनके पास मानवता का प्रश्न था। आज हम उस मानवता को ह्यूमन राइट्स से लाना चाहते हैं। वी से ह्यूमन राइट्स। अरे क्या ये संविधान के द्वारा आएंगे मानव अधिकार? क्या यह मन मानवता का महत्व रखेंगे? आई लव यू से प्रेम नहीं आता। ये पुराना साहित्य कहता है जब प्रेम होता है तो शब्द ही मुख से नहीं निकलते हैं।
फिर उसमें आंखों की बातें होती हैं, शब्द काम नहीं करते, आंखें मिलती भी नहीं है, झुक जाती हैं, शब्दों से काम नहीं चलता है। ये प्राचीन नाटकों में यही दिखाया गया है कि प्रेम का सिग्नेचर, प्रेम का साइन चिन्ह क्या हुआ करता। कितने महीनता के साथ चीजों को देखा है, लेकिन भाषा के कारण हम सब रुके हैं। परिणाम यह हुआ, हमें सिखा दिया गया। आज हमारे विद्यार्थी यह नहीं जानते हैं कि भारत में भौतिक दर्शन का स्वरूप क्या था। अरे वैशेषिक दर्शन को पढ़ लीजिए तो भौतिक शास्त्र समझ आ जाएगा। केमिस्ट्री क्या थी? अरे रसायन शास्त्र में आयुर्वेद के रसायन शास्त्र को पढ़ लीजिए तो केमिस्ट्री समझ आ जाएगी। शुभ सूत्र पढ़ लीजिए तो गणित समझ आ जाएगा। कृषि पाराशर कृषि शास्त्र पढ़ लीजिए तो एग्रीकल्चर समझ आ जाएगा। और वह भी अलग अलग ऋषियों ने लिखा, अलग अलग क्षेत्र के अनुसार लिखा। नक्षत्रों की ओर देख लीजिए तो आपको ज्योतिष नहीं एस्ट्रोनॉमी आ जाएगी। आप मृत्तिका मिट्टी को देख लीजिए और छोड़िए व्यक्ति का जीवन देख लीजिए। ये आज की कहानी नहीं है। हमारे मरने के बाद क्या स्थिति होती है, वो 5 तत्व कहां जाते हैं। हर किसी ने अपनी प्रथा बना ली, अगर उसे जला दिया तो उसमें सारे के सारे तत्व आप ज्यादा दिन रख भी नहीं सकते हैं। ये वही मनुष्य है, केवल प्राण तत्व अंदर जाता है, चींटी भी नहीं चढ़ती है, बहुत कम चढ़ती है। और अगर जब प्राण निकल जाते हैं तो चींटियों से वो घिर जाता है। अंदाजा लगाइए क्या स्थिति होगी। पृथ्वी के अंदर गाड़ दिया तो भी वो 5 तत्व अपने आप में मिल जाएंगे। ये अचानक नहीं आया है, ये सारा ज्ञान उपलब्ध है, हर संस्कृति के साथ संबद्ध है, भाषा संस्कृति के साथ संबद्ध है। आप अफ्रीका की ओर जाएंगे तो आपकी भाषा में ट ड अधिक सुनाई देगा, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, जीवा भी वैसे उड़ जाती है, उनके तो बाल भी झुलस कर उड़ जाते हैं। आप कश्मीर की ओर जाएंगे तो कठोर वर्ण नहीं मिलेंगे, त थ ही त मिलेगा, आपको ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए जब अंग्रेज अंग्रेजी बोलते हैं, क्योंकि वह ठंड रहती है, वहां भी टी नहीं थी बोलेंगे, ठोका थे। पंजाब में जाओगे, खूब खाना पीना में पहलवान बन जाओगे, हर शब्द में जोर दी बोले, ओ कहेंगे, ओ व्हाट आर यू डूइंग ओए। अद्दे अक्षर नहीं बोल सकते, रजिंदरा आ आ का खा। और क्योंकि पंजाब बंगाल की हो जाओगे, पान की खेती बहुत होती है, पान मुंह में होता है, मुंह को गोली बनेगी, खो 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 खो। और सर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के विशिष्ट तत्व है, वहां छोटे अक्षर नहीं है, सब जगह बड़ी मात्राएं जाएंगी, बड़ा ऊ मिलेगा। और उसकी अपनी एक अलग संस्कृति का स्वरूप है, और उसमें हिंदी के साथ उसका सम्मिश्रण हुआ, उर्दू साथ में उसके हो गई, दोनों को मिलकर महाराष्ट्री, उसके भी कई रूप बन गए। महाराष्ट्र जो ठहरा। मित्रों, इस प्रकार से एक बहुत ही सुंदर पुस्तक थी। वो पुस्तक अफ्रीकी एक लेखक ने लिखी, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति, डीकोलोनाइजेशन। It is in English, but translated in Hindi for us, but for you it is available in English. हिंदी तो पढ़ नहीं पा रहे हैं सर। नहीं जी, आप पढ़ पाएंगे, कोशिश कीजिए, नहीं तो मुझे बताइएगा, मैं कर पढ़ाऊंगा। जरूर सर, आपसे पढ़ूंगा। और इसके राइटर हैं, देखो कितना मजेदार, आप भी पढ़ते हुए चकराएंगे, मैं भी पकड़ाऊंगा।
नुगुगी वा थ्योंगो, नुगुगी वा थ्योंगो, न ग उ गी, नुगुगी, वा व आ वा, थ न्यो गो, थ्योंगो। और आपको आश्चर्य होगा इस डिक्रोनाइजेशन ऑफ माइंड। और इसका पहला चैप्टर इसने बुक लिखा है शिक्षा और संस्कृति की राजनीति, यानी शिक्षा और संस्कृति राजनीति से चलती है। इसका पहला चैप्टर है भाषा का साम्राज्यवाद, बिकॉज इट इज लैंग्वेज। मैंने प्रारंभ में कहा हमारे बहुत से गांव के बच्चे विज्ञान में, मैं विज्ञान को कोई बहुत बड़ा विषय नहीं मानता हूं, साहित्य अधिक कठिन है। विज्ञान की भाषा तो डायरेक्ट है, वो बंदर को बंदर कहेगा वैज्ञानिक, लेकिन साहित्य वाला बच्चे को बंदर कहेगा। बंदर है क्या? गधा है क्या? अर्थात पहली सीढ़ी डायरेक्ट मीन, सेकंड उसका अर्थ क्या निकलता है, तेरे कहने का मतलब की वे इंग्लिश कहने की कहना चाहनी है तुसी आओगे, की कहना चाहनी है तुसी आओगे। और फिर व्यंजना है। मैं आपके लिए 3-4 शब्दों को वाक्य बोलता हूं, आप सब बहुत अच्छे हैं। अब अगला वाक्य, आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन पहला वाक्य ठीक था, आप सब बहुत अच्छे हैं। एक कथन की प्रक्रिया बनती है, वॉइस मॉड्यूलेशन हुई है। और इसका पाणिनि ने शिक्षा ग्रंथ में लिखा है कि वॉइस मॉड्यूलेशन के अर्थ कैसे बदलते हैं। इसी को वेदों में कहा गया उदात्त अनुदात्त स्वरित। मित्रों, कहने का अर्थ ये बनता है हमारे पास बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि भाषा उसके बीच में बहुत बड़ा माध्यम बन गई है, बाधा बन गई है। एक तो मैं चीज दिखाना चाहती हूँ, उधर क्या कंप्यूटर है, क्योंकि पैराग्राफ देना था, वो आप सब मिलकर ग्रुप्स में चर्चा करेंगे, फिर बताएंगे। तो देखता हूँ अगर कंप्यूटर लगा नहीं तो फिर यहीं बताना पड़ेगा। लेकिन मुझे अच्छा लगेगा जब आप ग्रुप में बैठे, बड़ा मजा आता है। एक ग्रुप लीडर चुना था, बड़े मैं जो कह रहा हूँ समझ पा रहे हैं कि कौन से वे उपाय हो सकते हैं, what can be the methods that our students should, because policy says at one place students should understand the Indian culture and should be eager to know its secret of knowledge and progress। भारत का जो ज्ञान छिपा हुआ है उसका क्या रहस्य है, उसे क्यों जानना चाहिए। आप यही समझ लीजिए, मैंने आपके सामने एक बहुत बड़ा चित्र रखा है, संक्षेप में रखा है, क्योंकि पॉलिसी पर करो तो मेरे तो कई घंटे निकल जाते हैं। लेकिन मैंने कुछ बातें रखी हैं जिसमें बताया कि भारत का जो हमारा ज्ञान था, जो हमारी नॉलेज थी, ये बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव में था। और शिक्षा नीति चाहती है कि हमारे विद्यार्थियों को यह ज्ञान दिया जाना चाहिए। अगर दिया जाना चाहिए तो उसके पीछे क्या तर्क हो, what should be the logics and how can we give to our students, so our students should also understand the knowledge of our country or ancient India। अब जब जरा ताजमहल को देखिए कैसे बना हुआ है, छोटी मोटी चीज नहीं होगी, कब से है। रंग का प्रश्न भी उठ गया कि जो बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है। अमृतसर का गुरुद्वारा देख लीजिए, बनारस में सारनाथ देख लीजिए, क्या कला रही होगी। तो इस तरह से जो भी हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है इंडियन कल्चर की, भारत की, बच्चों में कैसे इनकलकेट की जाए, बिकॉज ऑल आर यू एक्सपीरियंस्ड, आप सब अनुभवी हैं।
कहाँ कहाँ आह्वान आ सकते हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं और इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा महत्व बताना है, फिर बच्चों में कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। एक पेज की आप लिखने के बाद, डिस्कशन के बाद रिपोर्ट बना देंगे। तो हम सब साथ वाले कमरे में जाएंगे, वहाँ 4 कुर्सियाँ रखी हुई हैं। आप अपनी इच्छा से अपने मित्रों को चुनिए, हालांकि सोशल मीटिंग हुआ करता है, लेकिन अपने आप चुनिए, वहाँ जाकर धमक जाइए, आपस में सोचते समझते हुए चर्चा कीजिए, छोटी सी रिपोर्ट बनाइए। बाद में हम आपस में समय मिला तो गुफ्तगू करेंगे। नहीं तो आपके कागज लेकर जाऊंगा, फिर रिपोर्ट लेकर यहाँ चलेगा। धन्यवाद। आइए।